नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बीआई के हवाले एलयूसीसी के घोटाले। उत्तराखंड में कई घरों को बर्बाद कर चुके एलयूसीसी घोटाले में सरकार हरकत में आ गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 230 करोड़ रुपए के चर्चित एलयूसीसी चिटफंड घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। बीते बुधवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दे दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता अदालत में पेश हुए और जांच की जिम्मेदारी लेने पर सहमति जताई। अदालत में सीबीआई की ओर से औपचारिक अनुमति पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है। इस मामले की अब तक की जांच पुलिस कर रही थी। पुलिस की ओर से अदालत को यह बताया गया कि अलग अलग जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं और कुछ मामलों की जांच चल रही है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि अभी तक कई पीड़ित की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। जब तक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तब तक जांच आगे बढ़ ही नहीं सकती। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूरा मामला सीबीआई को सौंपते हुए पीड़ितों से अपनी शिकायतें और संबंधित दस्तावेज सीधे सीबीआई को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार के सामने गंभीर सवाल खड़े करते हुए सरकार को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। LUCC यानी लूणी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी चिट फंड कंपनी घोटाले में याचिकाकर्ताओं के अनुसार 2021 में LUCC नामक चिट फंड कंपनी ने देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी सहित कई जिलों में दफ्तर खोले। कंपनी ने निवेशकों को ऊंचे मुनाफे और अन्य प्रलोभनों का लालच देकर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए। साल 2023 से 24 में कंपनी अचानक निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गई। जाँच में पता चला कि LUCC कंपनी न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों में भी निवेशकों से ठगी कर चुकी है। अब तक उसके खिलाफ कुल 56 मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। मुख्य आरोपी के दुबई भागने की भी पुष्टि हुई है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में सरकार और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब ये पूरा मामला सीबीआई की जांच के दायरे में आ गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित निवेशकों ने राहत की सांस ली है। उनका मानना है कि अब इस घोटाले की सच्चाई सामने आ सकेगी और दोषियों को सजा मिल पाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने LUCC चिटफंड कंपनी के द्वारा उत्तराखंड के निवासियों से 230 करोड़ रुपए का चूना लगाकर 2024 में फरार होने और अब तक इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड में LUCC नामक चिटफंड कंपनी ने साल 2014 से लोगों को पैसा दोगुना करने व अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने का लालच देकर पैसा जमा कराया और इस काम के लिए स्थानीय लोगों को कंपनी में नौकरी दी गई। जब लोगों का पैसा लौटाने का समय आया तो साल 2023 में कंपनी के लोगों की गाढ़ी कमाई का 230 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि उक्त कंपनी के खिलाफ न तो राज्य सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज कराई, न ही चिटफंड कंपनी से लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए कोई प्रयास किए गए, जिससे क्षुब्ध होकर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिका में कहा गया कि इससे पहले भी कई चिटफंड कंपनियों का शिकार राज्य की भोली जनता हो चुकी है, इसलिए राज्य सरकार इन पर लगाम लगाए और उनका पैसा वापस दिलाए। ये याचिका पहले भी लग चुकी थी। याचिका में जो LUCC कोऑपरेटिव मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो यहाँ पे एक तरीके से एक फ्रॉड करके करीब 230 करोड़ रुपए यहाँ के ग्रामीणों का बेसिकली उनकी जो चीज़ थी वो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा थी। श्रीनगर, आपका देहरादून से ऊपर का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन एरिया में उन लोगों ने एजेंट नियुक्त किए। उन एजेंट से उन्हीं का पैसा RD और FD के रूप में जमा करवाया और जब मैच्योरिटी देने का टाइम आया था वो कंपनी ने अपनी ब्रांचेस बंद कर दी और अब वो यहाँ से बाहर हो चुके हैं। मतलब सुनने में आया है, इवन कोर्ट में भी ये चीज़ प्रस्तुत हुई है। जो उनका मेन अभियुक्त थे, जो मेन उनके डायरेक्टर थे, कोई समीर अग्रवाल करके, वो इवन सेंट क्रिस्टोफर करके किसी आइलैंड में इंडिया से बाहर जा चुके हैं। आज माननीय न्यायालय ने CBI को जांच सौंप दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर पारित करेंगे कि ये CBI इसकी जांच करे और जल्द से जल्द लोगों का जो जमा पूर्ति है उनको लोगों को वो मिल सके और एटलीस्ट जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो।
नामक फर्जी कंपनी ने जिस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का काम किया, इसके शिकार ज्यादातर पर्वतीय अंचल के लोग बने हैं और लगातार पीड़ित लोग सरकार के दरवाजे पर जाकर के न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार ने पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया। फिर जो है पीड़ित लोग न्यायालय गए, न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये अच्छी राहत भरी खबर है और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई पूरी तन्मयता से जांच करेगी और जो इस एलयूसीसी कंपनी के निदेशक हैं, जो इसके मालिक हैं, उनको विदेश से पकड़ करके जो है पीड़ितों के समक्ष लाएगी और पीड़ितों का पाई पाई जो है रुपया वो माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद, सीबीआई जांच के बाद वापस मिलेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तराखंड में सामने आए एलयूसीसी फ्रॉड मामले को लेकर हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टिहरी सांसद महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सांसदों ने उत्तराखंड के हजारों गरीब ग्रामीण निवेशकों की मेहनत की कमाई को ठगने वाले एलयूसीसी प्रमोटर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया था कि इन अपराधियों को इंटरपोल की मदद से भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय और उनकी धनराशि की वापसी सुनिश्चित की जा सके। सांसदों का ये भी कहना है कि राज्य सरकार ने इस मामले की जाँच की संस्तुति पहले ही कर दी थी। इस घोटाले में शामिल लोगों को सख्त सजा दिलाकर भविष्य में इस प्रकार की ठगी को रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया था कि इस मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को उनके कृत्य की सजा जरूर मिलेगी। ये मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि आम जनता के विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसके समाधान के लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाएंगे। गृह मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वो इस मामले पर कड़ा एक्शन लेंगे और दोषियों को उनके किए की सजा भुगतनी होगी, जिसके चलते अब एलयूसीसी पर सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चिटफंड घोटाला हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 800 करोड़ से अधिक का ये घोटाला उजागर हुआ। इसमें हमारे प्रदेश की जो मातृ शक्ति है, हमारे जो सैन्य पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, उनके परिवारजन है, उनके पैसे लगे हुए हैं और किस प्रकार से जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है ये हमने देखा। और हमने एक इस घटनाक्रम में एक विषय और भी सामने आया, इसमें न पक्ष और न विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं मौन होकर ये भी दर्शक दीर्घा में ये लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद तमाम जगह चाहे अलग अलग जिलों में जब महिलाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद करी तो आज मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच की मांग की। तो ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अभी भी उस गति से कार्य नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए, क्योंकि खून पसीने की कमाई जो इस चिटफंड घोटाले में लगी हुई है हमारे प्रदेश की जो आम खासकर जो महिलाएं हैं, वे अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ रहे हैं, सारी चीजें देखी जा रही है। देखिए, विपक्ष को मुझे लगता है कि हर चीज़ में राजनीति करनी होती है। जन भावनाओं से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार कानून के दायरे में उन लोगों को ला रही है जिस कंपनी ने ये ठगी करने का काम किया है। और छोटे छोटे और या बड़े बड़े लालच देकर के लोगों से 3 गुना या 4 गुना के लालच में जिस तरीके से कंपनियां ठगी करती हैं और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, मुझे लगता है कि इस वक्त हमें जनमानस के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और सरकार अपनी तरफ से कानूनी प्रक्रिया के तहत उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, जांच भी करने के आदेश दिए हैं। उसमें चाहे कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर भी सरकार जो है उसका पालन करेगी। पर कहीं ना कहीं क्योंकि ये एलयूसीसी जो कंपनी है ये कांग्रेस के ज़माने पर आई थी, तो कैसे उन्होंने इस कंपनी को एंट्री दी, क्या उन्होंने जांचा नहीं या परखा नहीं इसको। लेकिन आज अगर उन्होंने इस प्रदेश के जनमानस के साथ कोई घोटाले करने का काम किया है तो मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार ने सख्त कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी ने करीब 11 साल पहले 2014 से लोगों को पैसा दोगुना करने और अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने का लालच देकर पैसे जमा कराए। स्थानीय लोगों को कंपनी में नौकरी भी दी गई जिससे आसानी से पैसा जमा कर सके। जब निवेशकों का पैसा लौटाने का समय आया तो 2023 में कंपनी के पदाधिकारी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट भी गए। ऐसी आशंका है कि कंपनी ने 179 करोड़ से ज्यादा का घपला किया है, जिस पर उत्तराखंड के 4 सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले को लेकर गुहार लगाई है। उत्तराखंड में चिटफंड घोटाले का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई छोटे बड़े मामले प्रदेश में देखने को मिले हैं, लेकिन सांसदों के गृह मंत्री की मुलाकात को लेकर ये मामला और बड़ा हो जाता है और साथ ही विपक्ष को फिर एक बार सरकार को घेरने का मौका जरूर मिल गया है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से होगी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, नवीन जोशी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से, अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आगे चर्चा में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन जी के साथ में। कमलेश जी, चिटफंड घोटाला कोई पहला घोटाला नहीं है। आम जनता की कड़ी मेहनत की कमाई कुछ कंपनियां, कुछ लोग आते हैं और यूं ही पलक झपकते लेकर चले जाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन हो, और न सिर्फ एक्शन हो बल्कि ऐसे काम पूरी तरीके से प्रदेश में बंद कराए जाएं। क्यों आखिर रह रहकर ऐसी कंपनियां दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं? क्यों आखिर मजबूत एक्शन नहीं होता? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि इस तरह की चिटफंड कंपनियां प्रदेश के अंदर एंट्री करती हैं और आकर के लोगों को, जो हमारे भोले भाले लोग हैं, उनको डबल या तिबल या 5 गुना देने का वादा करके उन लोगों के पैसे को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराने का काम करते हैं, और कुछ एजेंट भी बनाने का काम करते हैं लोकल, ताकि उनका विश्वास उनके ऊपर कायम रहे कि लोकल लोगों को रोजगार दिया गया है, तो लोकल लोग जो वहां रहते हैं तो उन लोगों के ऊपर भरोसा करके लोग अपनी गाड़ी कमाई को देने का काम करते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं कि हम जब जो कंपनी यहाँ पर आती है वो अपना पूरा जो है खाका लेकर के यहाँ आती है और सरकार को ये बताने का काम करती है कि यहाँ हम ये रोजगार कर रहे हैं या ये काम कर रहे हैं या इस कंपनी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो उस समय सरकारें ये सारी चीजों को देखने का काम करती है कि इसमें किस तरीके से हमारे लोगों को यहाँ फायदा होने वाला है। 2010 में ये कंपनी इस उत्तराखंड के अंदर एंट्री करती है और 11-12 में ये यहाँ पर पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाती है, और उसके बाद इसका अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पर चलता है। ये बहुत बड़ी देखने वाली चीजें होंगी इन सारी चीजों में। जो लोग हमारे जो भोले भाले लोग हैं, जिनके ऊपर ये इतना बड़ा एक दुख कहूंगी मैं तो जो आया है कि हमारी जो महिलाएं, सबसे ज्यादा जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति को लोग किस तरीके से बनाने का काम करते हैं कि आप जो है ये 4 गुना 5 गुना हम आपको पैसा देंगे, तो वो घर का पैसा वहां लगाने का काम करती है। लेकिन सरकार ने देखिए इसमें शुरू में ही कह दिया था कि इसमें जो हमारे यहाँ की मातृशक्ति है, जिनको लोगों ने ठगने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, इसमें जांच भी है। लेकिन वो कंपनी कहाँ है, कहाँ चली गई, इन सारी चीजों पे देखिए आज भी जांच चल रही है। आज तो कोर्ट का भी आदेश आ गया और सरकार ने इसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रदेश के एक एक व्यक्ति का जो पैसा है वो हम दिलवाने का काम करेंगे। उस कंपनी को जिस तरीके से उस कंपनी ने यहाँ पर अपने पंजे बिछाने का काम किया, क्योंकि उन्होंने लोकल लोगों को साथ में रखा, अपने आप तो वो बाहर के तो कुछ ही कम लोग थे, तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए सरकार ने जो भी जांच एजेंसियां हमारी वो काम कर रही है। और ये जो सारी चीजें हैं, जो हमारा पैसा यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट करके और भागने का काम किया है, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो गलत काम करेगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को छोड़ेगी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, वो कहीं का भी हो, दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो वो बसे हुए, उनको पकड़ करके यहाँ लाएगी। और हमारी मातृशक्ति के साथ जो उन्होंने ये किया है, गलत कृत्य करने का काम किया है, गलत तरीके से हमारी उन महिलाओं को ठगने का काम किया है, थोड़ा सा हमें भी अवेयरनेस होने की आवश्यकता है गरिमा जी। थोड़ा सा हमें भी ये देखने की आवश्यकता है कि जिस तरह की जो मैम देखिए, ये कहना थोड़ा सा नहीं, हमारी तो पूरी जिम्मेदारी बनती है, हमारी तो पूरी जिम्मेदारी बनती है। कई जगहों पर लिखा होता है पब्लिक प्लेसेस में जब हम जाते हैं कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर उन जगहों पर लूटपाट हो जाए तो पुलिस एक्शन नहीं लेगी। नैतिकता का पाठ हम सबको बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन जिम्मेदारियों से तल्ला तोड़ना ठीक थोड़ी होता है। जिम्मेदारियों से तल्ला तोड़ना ठीक नहीं है। पकड़ा लोकल लोगों को है ना, क्योंकि लोकल लोग यहाँ पे एजेंट के रूप में और अधिकारी के रूप में नहीं, ऐसे देखिए XYZ कोई भी बहाना, कोई भी तर्क आपका नहीं चलेगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं लोकल लोगों को रखें या बाहर से कहीं से भी लेकर आए, विदेशी आ जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई मतलब नहीं है ना। पैसे तो चले गए लोगों के। बिल्कुल, मैंने कहा ना गरिमा जी, थोड़ी सी अवेयरनेस तो हमें भी रखनी है ना अपने अंदर कि हम कहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैम बहुत अच्छी बात, आपने ये ज्ञान हम सबको दिया, हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन सुनिए, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, इस जवाब की मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, नैतिकता का पाठ हम पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे नैतिकता का पाठ। जिम्मेदारी पहले निभानी होती है, नैतिकता उसके बाद में आती है। ठीक है, चलिए। पैसा दिलवाना अपनी मातृशक्ति को, जिनको उन्होंने ठगने का काम किया है, इस उत्तराखंड को लेने में हमारी मातृशक्ति की अहम भूमिका है, तो उनको हम ठगने नहीं देंगे। जो लोग अरे नहीं क्या देंगे, ठग गए लोग और ठग रहे हैं अभी भी। चलिए ठीक है, ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी, लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन हर व्यक्ति
तो इतना पढ़ा लिखा होता है, ना तो इतना शिक्षित होता है, ना तो हर व्यक्ति से आप इतनी समझ की उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने एक अभी उदाहरण भी दिया कि कई जगहों पर पब्लिक प्लेसेस में लिखा होता है स्टेशन चले जाइए, बस स्टेशन चले जाइए कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन क्या इसका ये मतलब हो जाता है कि वहां पर जीआरपी एक्टिव नहीं होती, वहां पर पुलिस वाले एक्टिव नहीं होते, वहां पर कुछ हो जाए तो सिर्फ हम ये सिखाएंगे कि आपने अपने सामान का ध्यान क्यों नहीं रखा? किसी की जेब काटी जाती है तो जेब कतरे पर एक्शन होता है, ये नहीं सिखाया जाता कि आपने ध्यान क्यों नहीं रखा कि आपके साथ कोई गलत हरकत कर रहा है। अरुण जी। गरिमा देखो, आजकल हम रोज टेलीविजन में, रेडियो में, अखबारों में जो साइबर क्राइम है उसके खिलाफ हम रोज एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं और रोज अखबारों में, मीडिया में हम पढ़ रहे हैं कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं रिटायर्ड, या और लोग हैं, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, उनके साथ ठगी हो रही है और बड़े पैमाने पे हो रही है, रोज हो रही है। और कई तरह के फोन कॉल हम लोगों को भी आते हैं। अब वो अलग बात है कि हम उसका किस तरह जवाब देते हैं, दूसरा किस तरह दे रहा। जिस तरह आप रोज की घटनाएं देख रहे हैं कि वो डिजिटल अरेस्ट करके ठगी कर लेते हैं, कई कई घंटे उनको या कई कई दिन डिजिटल अरेस्ट करने के बाद ठगी हो रही है। और जबकि रोज उसके खिलाफ सरकार अवेयरनेस अभियान चला रही है, जागरूकता अभियान चला रही है कि इस तरह की फोन कॉल ना सुने। तो ये देखिए एक प्रक्रिया है, लोग लालच में फंसते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एलयूसीसी ने भी लालच दिया, नौकरी का लालच एक, और उसके बाद कंपनी में पैसा जमा करने का लालच और उस पैसे को दुगना तिगना करने का लालच। जो ये हम रिपोर्ट देख रहे हैं ये 230 करोड़ की है, लेकिन जो इनके लोगों से हमारी बात हुई, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए जो ठगी के शिकार हुए या जो एजेंट थे। अब देखिए, जो पब्लिक है तो वो तो एजेंट को पकड़ेगी और एजेंट अपने बचाव के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। एजेंट ने कंपनी के अधिकारी के पास पैसा जमा कराया, वो अधिकारी कहीं जाके बैठ गया। अभी एक है वो श्रीनगर जाके बैठ गया ऋषिकेश से, उसकी बीवी वहां पार्षद का चुनाव भी लड़ी अभी बीजेपी से। तो ये देखिए तमाम तरह के लोग होते हैं, मतलब ये बीजेपी के कहने का मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है, मतलब तमाम तरह के लोग होते हैं जो इन प्रलोभनों में फंसते हैं, वो कोई भी हो सकता है। अब उन प्रलोभनों का क्या हुआ आपको सबके सामने है। कंपनी के जो पदाधिकारी थे जो वो सब गायब हो गए, कोई दुबई बैठ गया या कहीं और कहीं चला गया, लेकिन आम जनता पिस गई। अभी हाल तक मैं देख रहा था, जब तक ये फैसला नहीं हुआ था, आशुतोष ने ये मुकदमा दायर किया था, जनहित याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, तो आशुतोष से भी मेरी बात हो रही थी। तो जब ये जो बहुत सारी महिलाएं थी, ये ऋषिकेश में हर संडे को, क्योंकि हाट लगती है, ये आईडीपीएल में कम्युनिटी सेंटर के बाहर सब धरने पे बैठते थे अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर कंपनी के खिलाफ। तो मैं आशुतोष से भी पूछा था, तो आशुतोष ने भी मुझे बताया कि भाई साहब ये बड़ा मामला है और ये कहीं 800 करोड़ से ऊपर 1000 करोड़ तक का मामला है। अभी बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई है, ये बड़ा आश्चर्य है। अब सीबीआई अगर एक्टिव होती है, वो आगे आती है, लोगों को मौका देती है उनसे बातचीत करने का या उनके फ्रॉड को बताने का मौका देती है, तो निश्चित तौर पर यह मामला बहुत बड़ा है, उससे बहुत बड़ा है जो बताया जा रहा है। तो ये सारी स्थितियां हैं। अब देखिए, कमलेश ने तो कहा है कि वो पैसा वापस दिलाएंगे, लेकिन वो पैसा कहां से दिलाएंगे भाई? ये चिटफंड कंपनी के जो मालिक हैं वो तो सारा का सारा पैसा लेकर विदेश भाग गए या वहां सेटल हो गए। जैसे हमारे यहाँ के कई बिल्डर हैं जो यहाँ से लोगों के पैसे लेके उन्होंने फ्लैट की बुकिंग कराई और ये फ्लैट तो दूर की बात है, वो खुद यहाँ से फरार हो गए। अब वो कहां से फ्लैट दिलाएंगे या कहां से उनको वो पैसा वापस करेंगे? ये देखिए समझ से परे की बात है। वो अगर यहाँ होते, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ होती, जैसे गोल्डन फॉरेस्ट की है, क्योंकि गोल्डन फॉरेस्ट के साथ भी यही मामला चला, लेकिन गोल्डन फॉरेस्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ है और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में निहित की गई है। उसी तरह अगर हम सारा का मामला देखें, सारा में भी यही स्थिति है, वहां भी इन्वेस्टर का बहुत सारा पैसा देना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने
कुछ एक वो जो आदेश दिया है कि वो इन्वेस्टर्स का इतना पैसा वापस किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो वापस करेंगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी, उनके ऑफिस जो है वो किराए पे है, ये जो LUCC का ऑफिस है हर जगह किराए पे है, उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो गरिमा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई, वो माँ बहनों ने जो अपनी छोटी छोटी बचत इस कंपनी में जमा करी, आखिर वो वापस कैसे मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी गरिमा। ठीक है सर, लौटेंगे और मेहमानों को भी चर्चा में हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको विज्ञान भवन लेकर चलते हैं दिल्ली के, जहां पर 71वां फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। To invoke timeless tradition-rooted feeling. प्रणव देसाई को पुरस्कार की बधाई। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन अंग्रेजी फिल्म मूविंग फोकस को दिया जा रहा है, जिसके लिए श्री नीलाद्री रॉय को रजत कमल का सम्मान। सिनेमा करते करते অনেক কিছু শিখেছি। একটা ফ্রেমকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। Best Editing Award for the film Moving Focus for its seamless and clear portrayal of Gautam Ghosh's expansive cinematic journey with rhythmic elegance. श्री नीलाद्री रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान प्राप्त करते हुए। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन हिंदी फिल्म धुंधगिरी के फूल को दिया जाता है, जिसके लिए साउंड डिजाइनर श्री शुभारूढ़ सेन गुप्ता को रजत कमल का सम्मान मिल रहा है। Dhundhagiri Ke Phool is recognized for its sophisticated sound design, adeptly employs multi-layered forms to construct a profound, rich and emotionally resonant soundscape. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए तमिल फिल्म लिटिल विंग्स के सिनेमेटोग्राफर लेट श्री सर्वणा मरुदु सौंदरा पांडी को रजत कमल का सम्मान। श्री सर्वणा मरुदु सौंदरा पांडी की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं श्रीमती मुत्तुलक्ष्मी। The film Little Wings employs masterful use of natural light, dynamic framing to capture the rural landscape, the socio-cultural context and the quiet resilience of its characters. इसी श्रेणी में फिल्म लिटिल विंग्स के लिए सुश्री मीनाक्षी सोमन को भी रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। And ladies and gentlemen, Meenakshi Soman was recognized as one of IFFI Goa's 75 Creative Minds of Tomorrow in 2021. And here she is. ये है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार हिंदी फिल्म द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक श्री पीयूष ठाकुर ने प्राप्त किया है। श्री पीयूष ठाकुर का अभिनंदन करें, जिन्हें उनके सराहनीय निर्देशन हेतु स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है, द गोल्डन लोटस। The first film is a testimony of the director's skillful art. The film presents subtle layers of female empowerment and personal agency woven into the narrative. गैर फीचर फिल्म श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री पीयूष ठाकुर प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म गिफ्ट द स्कैवेंजर के निर्माता एलएनआर फिल्म्स ने अपने नाम किया है। एलएनआर फिल्म्स की ओर से मिस राधिका लाबू ग्रहण कर रही हैं रजत कमल। Gift the Scavenger presents a cinematic journey that exposes the clash between ethics and survival, where moral dilemmas unfold with compelling simplicity. तो दिल्ली से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर 71वें फिल्म पुरस्कार के समारोह की शुरुआत हो चुकी है। कई खास लोगों को पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी जी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत सर आपका। नवीन जी, आपने सुन लिया, नैतिकता सिखाई कमलेश जी ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी भी अगर निभाने लगे सरकार तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी और ऐसे लोगों का पैसा यूं ही नहीं चला जाएगा। LUCC जो कंपनी थी सरकार के छह पर, सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला है। सरकार के छह पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के हमारे स्थानीय नेताओं के फोटो लगाकर किस प्रकार से चिट फंड मामले में इन्होंने लोगों से पैसा वसूला, पैसा दुगना तिगना करने का इन्होंने लालच दिया, अपने एजेंट बनाए, अपना जाल पूरे प्रदेश के अंदर बिछाया। सरकार सोई रही क्योंकि उस टाइम सरकार के स्वागत हो रहे थे, इनके नेता मंत्रियों के फोटो वहां पे लग रही थी और हजारों परिवार जो बर्बाद हो चुके हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के साथी हैं, जो सेना से रिटायर होके आए थे, उन्होंने अपना पैसा लगाया। जो हमारी माताएं बहनें थी उन्होंने पैसा घर गृहस्थी के लिए जोड़ के रखा हुआ था और उन्होंने सोचा कि भाई हमारा 1-2 साल में पैसा दुगना हो जाएगा, उन्होंने भी वहां पे पैसा लगाया। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है प्रदेश के अंदर और सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। जब उनको यहाँ से भागने की सूचना मिली तो पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। कुछ तो रिपोर्ट लिख दी, लेकिन सरकार की लचर कार्य प्रणाली आप देखिए, किस प्रकार से लोग सरकार के दरवाजे में जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। 230 करोड़ रुपए का घोटाला ये बता रहे हैं। अभी शर्मा जी, अरुण जी बोल रहे थे कि ये लगभग 800-900 करोड़ का घोटाला है। मुझे भी ऐसा ही मानना है कि कम से कम 1000 करोड़ के आसपास का ये पूरे प्रदेश का घोटाला है, लेकिन सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर रही है। अभी हमारी बहन कमलेश जी ने कहा कि हम इनका पैसा दिलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप इनका पैसा दिलाएंगे, लेकिन पैसा दिलाएंगे कैसे ये तो हमें बताइए। ये तो आप जानते हैं कि अपराधी कहाँ पे रह रहे हैं, या सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हाई कोर्ट का कि उन्होंने राज्य की जनता की बात को सुना और CBI जांच को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इसमें छूट गए हैं उनके भी मुकदमे इसमें कायम किए जाए और जो दस्तावेज है वो CBI को उपलब्ध कराए। लेकिन इसमें सरकार सोई रही। सरकार की मिली भगत निश्चित तौर पर मैं समझता हूं, अगर किसी राज्य के अंदर कोई घटना होती है, कोई कंपनी चलती है या कोई भी कार्यक्रम होते हैं, राज्य का एक सूचना तंत्र होता है। सूचना तंत्र को पहले मालूम होता है कि भाई इस कंपनी में क्या काम हो रहा है। जिस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था, पैसा लेन देन हो रहा था, तो कंपनी के निगरानी में जो काम हो रहे थे वो सरकार भी देख रही होगी निश्चित तौर पे। सरकार ने अभी तक इनकी कोई सूद नहीं ली है। जनता के पैसा किस प्रकार से लूटा गया है ये आप सभी ने देखा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मामला है कि सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। अब हमें उम्मीद है कि CBI को केस गया है तो उसमें लोगों की बात को भी सुना जाएगा और इसमें निश्चित तौर से जो सरकार की लचर कार्य प्रणाली है, सरकार को चाहिए था कि जो भुक्तभोगी हैं उनकी बात को सुनते। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की बात सुनने की बात करते हैं कि प्रदेश में हम लोगों की बात को सुन रहे हैं, उनका समाधान भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये कहीं भी देखने को नहीं मिला। आप बताइए, इतने लोग फरियादी मुख्यमंत्री के दरबार में गए, आपने एक की बात भी नहीं सुनी। आपने इसमें जो आपकी लचर कार्य प्रणाली है वो सामने देखने को आई। आपका पुलिस विभाग क्या कर रहा था जब मुकदमे लिखे गए, जब यहाँ पे इनके जो कंपनी है इसके अधिकारी भारत में ही थे, तो आपने तब शिकंजा क्यों नहीं कसा? तब आपने इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? मुकदमे तो पहले ही लिखवा दिए गए थे ना लोगों से। सरकार को चाहिए था कि जब मुकदमे लिखने स्टार्ट हुए, लोगों की शिकायतें आनी शुरू हुई, तो सरकार को धरपकड़ करना चाहिए था, उनको पकड़ना चाहिए था और उनको भारत से बाहर जो लोग जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए था। लेकिन सरकार की कार्य प्रणाली कहीं भी ऐसी नहीं देखने को मिली। आज पूरा प्रदेश के अंदर आप देखिए कैसा हाल है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगार आज सड़कों पर उतरे पड़े हैं। मैं कल भी देख रहा था UK SSS का जो पेपर लीक हुआ है, ये कहते हैं कि प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून हम लेके आए, ये एक मिसाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। ये तो सही बात बोली इन्होंने।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। ये मिसाल तो है ही है। एक बार नकल जो पेपर लीक हुआ है उसके आरोपी को आपने पकड़ लिया, हाकम सिंह को, वो छूट जाता है। प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, जब आपने अपराधी को पकड़ लिया तो छूट कैसे गया? क्या आपकी लचर कार्य प्रणाली थी? क्या आपकी पैरवी कोर्ट के अंदर अच्छी नहीं थी? और दूसरी बात, जिस दिन हाकम सिंह अभी छूट के आता है तो उसके तार दोबारा से पूरे उस जो तंत्र है उसमें फैल जाते हैं। अधिकारियों से उसकी बात हो रही है, किस प्रकार से एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि आप 15 लाख रुपए दीजिए और क्या कहते हैं कि हम पेपर आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए, और हजारों युवा आज भी सड़कों पर है। अभी भी मुख्यमंत्री जी और पूरी इनकी कैबिनेट कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों को भी अपनी चर्चा में जोड़ते चलते हैं। ठीक है बात करेंगे। ठीक है सर, लौटते हैं। हमारे साथ में अधिवक्ता भी जुड़ चुके हैं, गोविंद लटवाल जी अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले शांति प्रसाद भट्ट जी काफी देरी से हमारे साथ में जुड़े में, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने प्रदेश मंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से नवीन जोशी जी को भी सुन लिया, लेकिन बड़ी बात है कि सुनवाई होती है, फर्जीवाड़े पर आखिर रोक कब लग पाएगी अपने आप में बड़ा सवाल है, और पूरी तरीके से कब इससे मुक्त हो पाएगा प्रदेश? क्योंकि अलग अलग समय पर ऐसे घोटाले सामने आते रहते हैं, लोगों का पैसा जाता है, लोग सामने आते हैं, शिकायतें होती हैं, लेकिन फिर वही हाल होता है, फिर कोई नई कंपनी आती है और ऐसे ही पैसे हड़प कर चली जाती है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है जी, बोलिए बोलिए। देखिए गरिमा, सबसे पहले तो हाई कोर्ट के माध्यम से राहत की सूचना मिल रही है। सीबीआई जांच होगी तो कई चेहरे सामने आएंगे। ये दौर इस समय लूट का है, जनता को लालच में फंसाकर लूटा जा रहा है, चाहे वो सत्ताओं के द्वारा हो, चाहे भ्रष्ट ठेकेदारों के द्वारा हो, या फिर इस तरह की कंपनी कॉर्पोरेट कंपनी खोलकर गरीब जनता से पैसे लूटने का मामला हो। ये दौर है, और इस दौर में फंसता वही है जो लालच में होता है। पहाड़ के अंदर ये 15-16 सालों से लगातार चल रहा था। इसकी छोटी मोटी सूचनाएं पुलिस के नॉलेज में थी, एलआईयू के नॉलेज में थी, यहाँ तक कि स्थानीय विधायकों के भी नॉलेज में थी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो 5% से ज्यादा ब्याज देकर लाभ दे रही है, 3 साल में दुगना। ये कैसे संभव था? अगर सत्ता देश के अंदर होती, राज्य के अंदर होती, तो ये प्रथम चरण में ही पकड़े जाते। मगर क्या करें, बहुत सरल तरीका है गरिमा कि किसी पार्टी का मेंबर बन जाओ या किसी विधायक को, सरकार को थोड़ा सा पोषित कर दो, उसके बाद स्थानीय जनता को जी भर कर लूटो। क्या उत्तराखंड की सरकार लालच देकर सत्ता नहीं लूट रही है? क्या उत्तराखंड में किसी राष्ट्रीय पार्टी का मेंबर बनकर जमीनें नहीं लूटी जा रही है? क्या उत्तराखंड के संसाधनों में डाका नहीं पड़ रहा है? सब कुछ हो रहा है, चरित्र बदल बदल कर हो रहा है। कुछ लोगों ने ठगी को छोड़कर नेतागिरी स्वीकार ली, तो किन्होंने नेताओं को पोषित कर ठगी का रास्ता पकड़ लिया। परिणाम आपके सामने है। ये एलयूसीसी का जिस मामले पर आज ये डिबेट हो रही है, इसको लीड ले रही है सरस्वती देवी, परमिला रावत, संतोष भंडारी, उत्तराखंड के अंदर की ये महिलाएं सड़कों पे आंदोलन कर रही है और पुलिस ने भी कार्रवाई करी है। ऐसा नहीं है, कोटद्वार में अरेस्ट हुए हैं, पौड़ी में अरेस्ट हुए हैं, ऋषिकेश के अरेस्ट हुए हैं, और एम्बेसडमेंट एक्ट के तहत कोर्ट, क्योंकि देहरादून में लगती है पूरे उत्तराखंड में, तो 8-9 अपराधी यहाँ आकर जेल भी गए हैं। मगर फिर वही बात आती है कि जो इनका मूल किरदार था अग्रवाल, वो तो हजारों करोड़ का घोटाला करके दुबई शिफ्ट हो गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब कोई व्यक्ति इस तरह के कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करके कॉर्पोरेशन के नाम पर लूट बचा रहा था एलयूसीसी के माध्यम से, तो उस समय पर उत्तराखंड से लेकर देश की वो एजेंसियां जिनको ये पता था कि पैसा उत्तराखंड से ट्रांसफर हो रहा है, जो व्यक्ति दुबई में अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खोल के बैठ गया है, ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने क्यों दिया? सवाल खाली एलयूसीसी का नहीं है। तमाम बड़े बड़े बिल्डरों ने बहुत बढ़िया तरीका पकड़ा है कि भारत में पैसा इकट्ठा करो, विदेश में शिफ्ट हो जाओ, पकड़ के ले आओ तुम। ना तो इनका एड्रेस वेरीफाई हो रहा है, ना इनका मूल अपराधी कौन है, उसका क्या एड्रेस है, ये वेरीफाई हो पा रहा है। बेचारे फंस हो रहे हैं जो एजेंट बनकर काम कर रहे थे।
जो 5,000, 2,000, 3,000 रुपए की इन्होंने जो बना रखी थी किस्तें, वो बेचारे अपने घर घर से किस्तें इकट्ठे करके गाजियाबाद पहुंचाते थे, गाजियाबाद से लखनऊ और लखनऊ से दुबई पैसा चला जा रहा था। ये तो उत्तराखंड की महिलाएं, 2,500 महिलाएं जब सड़कों पे रात दिन आंदोलन करने लगी, तब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, कोई गया होगा, तब जाकर ये सीबीआई जांच की बात हो रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जनता लोकतंत्र में अपनी सरकारें चुनती किस लिए है? कि वो सुरक्षित रह सके, उनकी सुविधाएं सरकार उनको मुहैया कराए। यदि जनता के साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो सरकार संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करे। मगर दुख की बात है, यहाँ तो सरकार इन्वॉल्व है, तो चाहे भर्ती घोटाला हो, चाहे जमीन घोटाला हो, चाहे किसी भी तरीके के घोटाले में। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है, एलयूसीसी का चरित्र और उत्तराखंड की सरकार का चरित्र एक है। पीड़ित परेशान है, सत्ता मस्त है और जनता त्रस्त है। कोर्ट संज्ञान ले रही है, अगर कोर्टें ना होती तो शायद कई लोग फांसी खा लेते। इस अवसाद में उत्तराखंड के अंदर बच्चे आ चुके हैं। बताइए, वो सैनिक जो रिटायर होकर 40-50 लाख रुपए लाया, उसने सारा एलयूसीसी में लगा दिया कि 3 साल में दुगना हो जाएगा। अब उसके घर में हालत ये हो गई है कि पत्नी का घर में जीना हराम हो रखा है, वो बेचारी सड़कों पे आंदोलन कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार क्या कर रही थी? ठीक है, चलिए अभी सरकार के प्रवक्ता से हम जवाब लेंगे। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। ठीक है शांति प्रसाद जी, लौटेंगे आपके पास में। अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से गोविंद लटवाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। गोविंद जी, मैं सिर्फ एक अगर कानूनी भाषा में जानना चाहूँ तो कोई भी कंपनी अगर आती है, इस तरीके का दावा करती है, पैसे डबल ट्रिपल, बहुत, हालांकि लोग बहुत हद तक कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से वाकिफ भी होते हैं, लेकिन कहीं ऐसे होते हैं जिन्हें शायद इतनी जानकारी नहीं होती, इतनी शिक्षा नहीं होती, लोग ऐसे झांसों में फंस जाते हैं। लेकिन ये कंपनियां स्थापित कैसे हो जाती हैं? क्योंकि आप कोई भी बिजनेस अगर डालना चाहते हैं, आप छोटा सा एक ऑफिस भी बनाते हैं तो कई बार आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। आप बिना उसके आगे अपनी प्रोसीडिंग्स कर ही नहीं सकते, चाहे बैंक ट्रांजेक्शन्स हों या बहुत सारी एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये कंपनियां भला कैसे लोगों का ट्रस्ट जीत लेती हैं और कैसे ऐसी कंपनियों की पहचान करें ताकि इस पचड़े में ना फंसे लोग और जो कड़ी मेहनत का पैसा लोगों का फंस जाता है वो ना हो सके? क्या एक अभी राजनीतिक दलों की ओर से, आप थोड़ा देरी से जुड़े, उनकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं तो सरकार मिली होती है। क्या वाकई किसी भी प्रदेश की, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करी, कहीं पर भी अगर कोई ऐसी कंपनियां आती है, फ्रॉड कंपनियां जो अपना बिजनेस बनाती हैं, क्या बिना सरकार की सहभागिता के ये संभव है कि वो वहां पर स्थापित हों, इतने सारे लोगों का पैसा ले और उसके बाद 9 तो 11 हो जाए? गरिमा जी, आपने अपने शो में शिरकत करने का मौका दिया। आई होप मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी। गरिमा जी, इसमें अगर हम कानूनी रूप देखें तो इसमें एक्ट बड़े क्लियर हैं। अगर कोई भी सोसाइटी किसी भी प्रदेश में रजिस्टर होती है तो उसको राज्य की सोसाइटी जो अधिनियम है और जो केंद्र का अधिनियम बना है उसके अंतर्गत ही वो सोसाइटी रजिस्टर की जा सकती है। और हमारे देश में सोसाइटीज बनाना, और काफ़ी सोसाइटीज बनती हैं, मेजरली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल चीज़ों में डील कर रही हैं, उन सोसाइटीज के लिए देयर इज वन मोर एक्ट, एक और एक्ट है 2019 का जो सेंट्रल एक्ट है, जिसको हम कहते हैं बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स एक्ट, जो 2019 से ही केंद्र सरकार ने बेसिकली एक तरीके से हमारे देश में लागू कर दिया है। अब ये सोसाइटी किस तरीके, ये सोसाइटी पहले एलयूसीसी जो थी ये उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही थी, इसका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश ही था। इन्होंने धीरे धीरे अपना कार्यक्षेत्र 2021 में उत्तराखंड और दिल्ली दोनों में किया। उत्तराखंड में इन्होंने, बिकॉज ये लोग अगर कोई भी सोसाइटी फ्रॉड करने के उससे उद्देश्य से आती है तो ये बड़े चेहरों को यूज करती है। इन्होंने काफी बड़े बड़े चेहरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अपनी मार्केटिंग करी, 1-to-1 मार्केटिंग सेमिनार्स कराए, जिससे, और हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में थोड़े से हमारे लोग भी काफी सीधे साधे होते हैं जो बड़ी जल्दी इन प्रलोभन में आ गए। और ऐसा नहीं है उत्तराखंड में ही होता है, जितने भी स्टेट्स में हम ऐसे घटनाएं सुनते हैं, देयर आर एम्पल नंबर ऑफ स्टेट्स आई वुड से, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे घोटाले हो चुके हैं। और अभी भी हमारी कोशिश ये है, जब हमारे पास ये आशुतोष जी आए यहाँ पे ये जन याचिका लेकर, तो हमने भी कोर्ट को यही बोला, हाई कोर्ट को, और उच्च न्यायालय ने इस पे गंभीरता से निर्देश भी दिए कि ऐसी जो सोसाइटीज चल रही हैं उनकी भी एक कैटेगरी बनाई जाए एटलीस्ट उत्तराखंड में,
और जो अभी ये घोटाला हुआ है कम से कम 230 करोड़ का, जो हमारे पास रिकॉर्डेड लिस्ट है, जो हमारे पास काफी भुक्तभोगी आए हैं, तो उन लोगों का पैसा कैसे सीबीआई के जांच से निकाला जाए और उनको किस तरीके से बेसिकली जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और कैसे रोका जाए, इस चीज पे फिलहाल हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सीबीआई जांच के लिए ऑलरेडी ऑर्डर्स हो चुके हैं इसमें। जी बिल्कुल, ठीक है। कमलेश रमन जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। कमलेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी यूकेडी से हमारे साथ में शांति प्रसाद जी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार या तो मिली होती है, क्योंकि बिना सरकार के संरक्षण के ऐसा नहीं संभव होता कि एक कंपनी आए, स्थापित हो जाए, इतने सारे लोग उसमें पैसा जमा कराने लग जाएं। आपने पहले जवाब में जो बात कही वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैम क्योंकि आप उस जगह पर बैठे हैं, सत्ता में है, आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ सीख देना आसान होता है, कोई भी दे सकता है। हम सब यही कहते हैं कि लोगों को ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे लोगों के झांसे में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रदेश में इस तरीके के काम कर रहे हैं तो आपकी ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि उन पर एक्शन ले। और बाकी विपक्षी आपके जो आरोप लगा रहे हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शांति प्रसाद जी जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से देख रहे हैं और सरकार अपने हिसाब से अपना काम करती है। 2012 में जब कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है, देखिए कोई बरसों बरसों तक काम करती है किसी प्रदेश के अंदर, वो विश्वास जीतती है लोगों का। उन्होंने एक बार दो बार लोगों को रिफंड करने का काम किया, जिनके वहां पर उनकी पॉलिसी पूरी हो गई, उन्होंने उनको डबल तिबल जो भी दिया होगा उन्होंने सारी चीजें वो की। और 2012 से लगातार वो कंपनी यहाँ पर काम कर रही, तो उसने लोगों का ट्रस्ट जीतने का काम किया और लोगों को इसमें भरोसा हुआ, लोगों ने उसमें पैसा लगाने का काम किया। लेकिन अभी हमारे भाई कह रहे थे कि वो दुबई भाग के कैसे भाग जाते हैं, सरकार उनको जाने कैसे देती है। देखिए वो भागने से 1 साल पहले तक उनकी ये पूरी तैयारियां हो जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। कोई विदेश चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, वो उन्हें क्या मालूम कि जो एजेंट यहाँ बैठे हैं उन एजेंटों को क्या पता कि ये व्यक्ति या ये कंपनी कब क्या करने वाली है। वो वहां से चली गई तो कैसे सरकार को ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति यहाँ से भागने की मंशा से जा रहा है या खाली घूमने के लिए जा रहा है? तो इसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसा हमारा कोई पैरामीटर नहीं है, कोई ऐसा हमारा माइक्रोफोन नहीं है या ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो हम ये बता सके उसके दिमाग के अंदर घुस के कि वो अब क्या करने वाला है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करती है कि लोगों की जो भावनाएं हैं या जो लोगों का पैसा कहीं पर लूटा है वो किस तरीके से लोगों से वापसी कराने का काम करेगी। पर जिस तरीके से वो लोग, कंपनी के लोग यहाँ से चले गए हैं, अब जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन लोग हैं? जो यहाँ लोकल लोग हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए थे और क्या करके चले गए। 2012 से वो स्टैब्लिश होकर के लंबे अंतराल तक यहाँ लोगों के बीच में काम करती है, यहाँ के लोगों को रोजगार देती है। लोगों का ट्रस्ट जीतने के बाद अगर एक व्यक्ति इस तरीके से यहाँ से जा रहा है, क्योंकि कंपनी है, कंपनी में एक व्यक्ति तो होगा नहीं, लेकिन सरकार की पूरी ये मंशा है कि कैसे हम अपनी मातृ शक्ति को इंसाफ दिला सके, उनको न्याय दिला सके। अभी हमारे जो है पत्रकार भाई कह रहे थे कि सरकार कहां से पैसा देगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरकार को तो ये पता ही नहीं था कि उस वक्त ये कंपनी कहां से आई, क्या किया। लेकिन सरकारें, जब अभी हमारे भाई ने कहा कि बस यही तो हमारा सवाल है कि सरकारों की तो जिम्मेदारी बनती है ना। आप खुद जो आंकड़े आप गिना रही हैं कमलेश जी, सरकार की तो ये जिम्मेदारी बनती है ना कि इन चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि फिर तो जब लोग जो पीड़ित होते हैं वो सरकार से ही गुहार लगाते हैं, आखिरकार सरकार को ही एक्शन लेना पड़ता है। फिर जो हमारी यहाँ की संस्था है उसके साथ अनुबंध करती है, ये सारी चीजें पता होती। मैंने कहा 2012 से वो कंपनी यहाँ काम कर रही थी, उसने अपना ट्रस्ट यहाँ लोगों का जीतने का काम किया, जो फॉर्मेलिटियां थी उसने पूरी करने का काम किया। लेकिन ये तो किसी के माथे पे नहीं लिखा ना कि सामने वाला कब फ्रॉड करने वाला है, सामने वाला कब गद्दारी करने वाला है, सामने वाला कब हमारी महिलाओं को लूटने वाला है। अब महिलाएं जब ये सारे प्रकरण में फंस चुकी हैं तो अब हमारा पूरा कर्तव्य है और सरकार पूरी तरीके से इस मंशा में है कि उन लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। ठीक है। देखिए कमलेश जी, अगर कोई कंपनी 2012 या 2011 से काम कर रही है और आपने कहा कि उसने लोकल कंपनीज के साथ में एफिलिएशन भी किया, तो लोकल कंपनीज ने क्यों बिना एफिलिएशन के एक किराएदार कोई रखता है तो ये कहा जाता है कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन कराइए उसके बाद रखिए। आप आम लोगों से सारी उम्मीद रख लेंगी, लेकिन कोई कंपनी आपके प्रदेश की प्रदेश स्तरीय कंपनी है, वो किसी कंपनी के साथ एफिलिएशन करती है, क्या बिना जांच पड़ताल के एफिलिएशन संभव है? और संभव है तो क्यों? ऐसे तो फिर कोई भी आएगा और हम आप भी जरूर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती होंगी।
आप भी कहीं ना कहीं जरूर इन्वेस्ट करती होंगी, सोचिए अगर क्या हो हमारा या आपका पैसा चला जाए। ठीक है, शुरू 2012 के बाद 2025 में अगर कंपनी भाग जा रही है तो ये शुरू की बात है। ठीक है मैडम, लौटते हैं। ठीक है, शांति प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं। पैसा मिला है 4 बार 3 बार, जिन लोगों ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उनका तो ट्रस्ट जीता ना, उन्होंने ज्यादा पैसा लगाने का काम किया। अब सरकार इसमें बीच में कहां से आ गई कि सरकार ने कहा उनको कि आप 4 बार पैसा, हम ये नहीं कह रहे मैडम, आप समझी नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब सरकार का काम है कि इसमें जांच की जाए, उन लोगों को यहाँ पर पकड़ के कैसे लाया जाए, इस पर सरकार अपना काम कर रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। शांति प्रसाद जी कुछ कह रहे थे। शांति प्रसाद जी, अगर एफिलिएशन की भी बात है तो एफिलिएशन क्या बिना वेरिफिकेशन के हो जाता है, बिना जांच पड़ताल हो जाता है? ऐसे तो फिर कोई भी आए और कंपनी लगाए उसके बाद फिर 9-2-11। देखो गरिमा जी, मैं पहली बार रमन बहन के एक एक शब्द से 100% सहमत हूँ। बिल्कुल सही कह रही है कि जनता समझ नहीं रही, लालच दे के क्यों बर्बाद हो रहे हैं। भाजपा को लालच में, भाजपा के लालच में फंसे तो हो रहा ना हाकम सिंह यहाँ पर मजबूत, जमीनें लूट रही ना, यहाँ पर राज्य हो रहा है ना बर्बाद। अगर इसी को आप LUCC में ले रहे हो तो सही तो कह रही है बहन रमन, वो अपने मानकों के तहत कंपनी ने अपना धंधा किया और फिर लूट के भाग गई। सरकार कहाँ दोषी है? ऐसे ही उत्तराखंड में धामी कहाँ दोषी है? किसकी सरकार थी ये भी देख लीजिएगा। फंस रहे हो, उत्तराखंड में जमीनें बिक रही है बाहर वाले, तो क्यों लालच में फंस रहे हो? सही कह रही है बहन रमन ने, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अंतरात्मा की बात कही कि भाजपा के जाल में फंसोगे तो राज्य लुटवा लोगे। 2012 में किसकी सरकार थी ये जरा जान लीजिएगा। 2012 में 17 तक किसकी सरकार थी ये भी जान ठीक है कमलेश जी शांत हो जाइए, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। और इसकी सच्चाई गरिमा इस बात से भी निकलती है कि जैसे ही भाजपा को अपने कर्मों की सच्चाई का पता लगता है, ये बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो तारीफ कर रहा हूँ रमन बहन की कि भाजपा का चरित्र और LUCC का चरित्र बिल्कुल एक है। ये भी लालच में फंसाते हैं, वो भी लालच में फंसा रहे। यहाँ व्यक्ति लुट गए या राज्य लुट गया। बहुत सही कह रही है। मैं बहन को साधुवाद कहता हूँ कि रमन बहन के अंदर का कांग्रेस जाग गया और वो ये समझ चुकी है कि भाजपा लुटेरों की पार्टी है और उनके शासनकाल में कोई अग्रवाल लूटेगा या कोई धामी लूटेगा उत्तराखंडी, लूटेगा देश का नागरिक। ठीक है, शुक्र हो। ठीक है, थोड़ा राजनीतिक आप हो रहे हैं। ठीक है शांति प्रसाद जी, तो दही जमी भी है, धामी जी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। सोल्यूशन भी बता दीजिए। चलिए ठीक है, शांति प्रसाद जी लौटेंगे। कमलेश जी शांत हो जाइए। कमलेश जी प्लीज शांत हो जाइए। कमलेश जी शांत हो जाइए। शांति प्रसाद जी प्लीज आप भी शांत हो जाइए। नवीन जोशी जी, शांति प्रसाद जी प्लीज आप लोग शोर नहीं मचाएंगे। शांति प्रसाद जी हो गया आपका। शांति प्रसाद जी आपको आवाज मिल रही है सर, प्लीज शांत हो जाइए। कमलेश जी आप बार बार बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। कमलेश जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कमलेश जी आपको सुनाई नहीं दे रहा मैडम, बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए। नहीं आप बच्चों की कमलेश जी प्लीज, हो गया। शांति प्रसाद जी आप भी शांत रहिए। मेरी बात को खत्म होने दो बहन रमन। मेरा कहना है आपने कह दिया कि UKD में पैसा नहीं है इसलिए क्यों आना, इसलिए लुटेरी पार्टी में गए हो। शांति प्रसाद जी बस आप दोनों की बातचीत खत्म हो गई है। शांति प्रसाद जी, मगर हमारी ईमानदारी आपको पसंद नहीं आ रही है, ये ठीक नहीं है। शांति प्रसाद जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर प्लीज, मुझे आपसे ऐसे व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, आप हमेशा बैठते हैं। ठीक है चलिए, और कमलेश जी प्लीज आप भी बार बार बीच में टिप्पणियां मत क्या कीजिए। नवीन जोशी जी जल्दी से कोई प्रतिक्रिया, उसके बाद अरुण जी के पास जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश में जो LUCC वाला जो मैटर हुआ, अगर सरकार पहले से सजग रहती तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती थी। अभी हमारी बहन कमलेश जी ने कहा कि किसी के माथे पे थोड़ा ना लिखा कोई भागने वाला है। हमारा सवाल ये है कि जब पता चल गया है उन्होंने फ्रॉड किया है, लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद तो सरकार उनको पकड़ सकती थी, उनके पासपोर्ट निरस्त कर सकती थी, उनकी रिकवरी के काम कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं। राज्य के अंदर जो हमारे हजारों परिवार हैं वो बेघर हो चुके हैं, उनके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। सरकार को उनके लिए कोई आर्थिक फंड की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार तुरंत तो पैसा नहीं दिला पाएगी, क्योंकि CBI जांच होगी
और ये भी तथ्य सामने आएंगे कौन कौन से नेता इसमें संलिप्त है। निश्चित तौर पर उनके चेहरे भी जनता के सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आने भी चाहिए, और कम से कम इनकी गरीबों की और जो इनसे लूटे हुए लोग हैं उनके बारे में तो नहीं सोचा। अब ये उनके लिए कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए, और जिनके मुकदमे कायम नहीं हुए थे उनके मुकदमे पहले तो आपको उसमें दर्ज कर लेने चाहिए थे, लेकिन आपने मुकदमे भी वो दर्ज नहीं किए। आज राज्य की जनता भली भांति जान चुकी है कि प्रदेश के अंदर लूट खसोट की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, गरीबों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा। आज हम उम्मीद करते हैं सीबीआई को जो मामला गया है, सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट नेता है जो इसमें संलिप्त है वो जनता के सामने बेनकाब होंगे। और 2027 में जब राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल भेजने का काम। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लौटेंगे सर, वो तो 27 में साफ होगा। अरुण जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। अरुण जी, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा पिछले रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसे मामले हुए नहीं हैं, तो 27 में क्या एकदम राम राज्य की उम्मीद कर ली जाए? कांग्रेस आ भी जाती है तो XYZ सिचुएशन में। देखिए गरिमा, अभी नदी में बहुत सा पानी बहना बाकी है। अभी हम कहें कि हमने रोक दिया उस पानी को तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो लगभग 1.5 साल बचे हैं, इन 1.5 साल में बहुत सारी परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। वो कांग्रेस की तरफ भी झुक सकता है पलड़ा, और भाजपा की तरफ भी झुक सकता है। ये दोनों पार्टियों की लीडरशिप पर डिपेंड करता है। अब आज की तारीख ये है कि नवीन जोशी जी महामंत्री बने हुए हैं, लेकिन जब से करण महाराज 4 साल से अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी कोई कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई आज तक, तो ये भी एक स्थिति है। और दूसरी तरफ हम देखें तो बीजेपी में 3 साल में चुनाव हो रहे हैं, और आज जो नए पदाधिकारी है उनको बैठा भी दिया गया उनके ऑफिस में हवन पूजा करके। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, ये संगठन की क्षमताओं पर डिपेंड करेगा। मैं सरकार की क्षमता नहीं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये संगठन की क्षमता पर डिपेंड करेगा कि किस पार्टी का राज 27 में होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि जिस पार्टी का भी राज आए वो जनता को न्याय दिला सके, उसका हक दिला सके। जैसे ये LUCC के मामले में है, अगर उन इन्वेस्टर का पैसा उनको वापस मिल जाए तो मुझे लगता है इससे अच्छी किसी भी सरकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं हो। चलिए देखिए, उम्मीद हम सबको भी यही है कि कम से कम इन्वेस्टर्स का जो कड़ी मेहनत का पैसा है वो उनको मिल जाए, क्योंकि हम सब भी अगर सोचिए, हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी मेहनत का पैसा अगर इस तरीके से कोई हड़प कर लेकर जाएगा तो हम भी सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन हो और ये लोग दोबारा ऐसा ना कर सके किसी के भी साथ, ऐसा भी किया जाना चाहिए। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और हम बातचीत के लिए। LUCC घोटाले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर कैसे ऐसे कंपनियां, ऐसे लोग प्रदेश में स्थापित हो जाते हैं, लोगों की पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उम्मीद है जल्द ही इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा, ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन भी होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।